If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सो इससे पहले फर्स्ट पार्ट बन चुका है जिसमें हम लोग कैरियोकाइनेसिस, सेल डिवीज़न क्यों इम्पॉर्टेंट है, साइटोकाइनेसिस एंड आपका यही टॉपिक भी पढ़े हैं हम लोग, माइटोसिस भी पढ़े हैं उसमें। ठीक है, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसमें हम लोग ये भी पढ़े थे, जो आप लोगों को याद होगा कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो मैं बता रही हूँ। सेल जो माइटोसिस होता है वो कौन से सेल में होता है, तो माइटोसिस कौन से सेल में होता है, सोमैटिक सेल, जो बॉडी सेल, जो हमारा स्किन, हमारा मतलब बॉडी पार्ट्स को बनाता है। और जो मायोसिस का बात है, जिसको आप मियोसिस भी बोलते हो, मायोसिस मेनली उसको बोलते हैं बच्चों। हम लोग भी शुरू से मियोसिस बोलते आए थे, बट बेसिकली उसको मायोसिस प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर वीडियो में बीच बीच में मैं मियोसिस बोल दूँगी तो आप लोग समझ जाना कि मैं मायोसिस का ही बात कर रही हूँ। ठीक है, मायोसिस या मियोसिस किस में होता है, वो होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में, जिसको हम लोग सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। और वहाँ पर वो लोग क्या बनाने में काम आते हैं, वो लोग गैमेट्स बनाने में काम आते हैं। जैसे कि आपका मेल में हो गया स्पर्म और फीमेल में हो गया एग। सिंपल सा चीज़ है। अभी ये सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज मैम आपको क्या चीज़ के बारे में बताने वाली है। सो बच्चों, हम लोग क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव। ये क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का कोर्स है। अगर बच्चे इसमें एनरोल करते हैं तो क्लास 10th का आपके बोर्ड्स में जिस हिसाब से केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, आपको सिमिलरली उसी हिसाब से इम्पॉर्टेंट चीज़ें और पूरा पर्टिकुलर वे से इस कोर्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इससे पहले हम लोग जब जो अभी के जो स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में गए हैं, व्हेन दे वेर इन क्लास 9 स्टैंडर्ड 9, उस समय भी हम लोग एक कोर्स लॉन्च किए थे एंड वो ऐसे ही था, केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स था। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल करे हैं और बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया उस कोर्स को लेके, क्योंकि हम लोग देखो साल भर मैं बच्चों को पढ़ाई हूँ। अभी लास्ट में जब उनका एनुअल एग्ज़ाम का रिपोर्ट आया और बच्चे और उनके पेरेंट्स खुद भी बच्चों का इम्प्रूवमेंट देख रहे थे, इतना अच्छा पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला है बच्चों, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बच्चे इतने खुश हैं केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स से, वो लोगों का इतना केमिस्ट्री में मार्क्स बढ़ा है, इतना वो लोग इम्प्रूव किए। जिन बच्चों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था उनको इंटरेस्ट डेवलप हो गया। सोचो, उनमें केमिस्ट्री के लिए इंटरेस्ट डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पर बहुत अलग तरीके से पढ़ाए थे। कैसे पढ़ाए थे बच्चों? हम लोगों का मतलब मैं अपना बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपना ही बात कर रही हूँ। कैसे पढ़ाए थे? अब यहाँ पर भी आप लोग उसी हिसाब से पढ़ोगे। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर अगर आप लोग ये कोर्स पे लाइक एडमिशन ले लेते हो, एनरोल कर लेते हो केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव में, तो बच्चों आपको जितने भी चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री का कंटेंट्स में दिया गया है ना, बहुत सारे चैप्टर्स हैं ना, 12th तक चैप्टर है, फिर 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे चैप्टर होंगे। देखो, बुक अलग अलग हो सकता है। मैं यहाँ पर मेन जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो है कॉन्साइज केमिस्ट्री। उसका भी आप लोगों को मैं बता दूंगी जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा दूँगी। और बच्चों को पता है कि मैम भाई केमिस्ट्री का ये कॉन्साइज केमिस्ट्री ही यूज़ करती है। ठीक है, सो वो मेन बुक है। आपके स्कूल में हो सकता है भाई कि अलग अलग बुक हो, नो प्रॉब्लम, चलेगा, लेकिन टॉपिक सेम होता है। अब मैं जब क्लास 9th में केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स लॉन्च की क्लास 9th के लिए, तो मैं थोड़ी ना अलग अलग हर स्टूडेंट का बुक को मंगा के पढ़ाई, नहीं, मेरे पास बहुत सारे बुक्स है बच्चों, बिकॉज मुझे बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ देना है, बेस्ट से बेस्ट नोट्स बना के देना है। तो मैं खाली एक बुक फॉलो नहीं करती, मेरे पास बहुत सारे बुक्स है। 10th में भी मैं बहुत सारे बुक्स फॉलो करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। उसी को मिला जुला के मैं नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करूँगी। साथ ही साथ अगर आप इस कोर्स में एनरोल कर लेते हो तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा वो चैप्टर का वीडियोस। एक बार में सारा वीडियोस नहीं दिखेगा, मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि आपके स्कूल में टीचर्स एक बार में सब चैप्टर पढ़ा देते हैं, नहीं ना। तो ये भी बच्चों एक टाइप का कोर्स है, इंटेंसिव कोर्स है, ओके, केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव। इसमें आप लोगों को एक एक करके चैप्टर्स के वीडियो देखने को मिलेंगे। लेकिन बेस्ट पॉजिटिव पार्ट क्या है ना, आप लोग अपने स्पीड से पढ़ सकते हो। स्कूल में, ट्यूशन में आप लोग टीचर जो बोल रहे हैं सुने, फिर आधा समझ में आया, आधा नहीं आया, घर आए तो और थोड़ा भूल गए,
ट्यूशन गए तो और थोड़ा भूल गए, दूसरा दिन तक तो बहुत सारी चीज़ आप भूल जाते हो। लेकिन केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव में आप लोग वो वीडियो को बार बार देख सकते हो। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप लोग उसको फिर से रिपीट करके आप लोग देख सकते हो, जितनी बार आपका मन चाहे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बच्चे जब रिवाइज़ करते हैं ना, अभी कुछ बच्चे मुझे बताए कि मैम हम कैसे रिवाइज़ करते थे, आपका वीडियो हम लोग प्ले कर लेते थे, चालू रखते थे और अपना जैसे कि खाली रिवाइज़ करना है, रिवीजन करना है, तो अपना बस एक बार देख लेते थे, उसके कुछ काम कर रहे हो और आपका वीडियो चालू रहता था, तो हम लोग को सुनाई देता था आप क्या क्या बोल रहे हो और हम लोग को उसी हिसाब से रिवीजन हो जाता है। मतलब अलग अलग बच्चे लोग अलग अलग तरीके से वीडियोस देख के अपना इम्प्रूवमेंट करे हैं। केमिस्ट्री में तो बच्चों बहुत ही अच्छा उनका मार्क्स आया है। मैं सामने में शेयर कर दूंगी बच्चों का फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, जो कि डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे जो मुझसे पढ़ते थे, जो केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स लिए थे, ये उनका फीडबैक है। वही बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा, उनके पेरेंट्स भी रिक्वेस्ट किए कि मैडम क्लास 10 के लिए भी आप ऐसे एक कोर्स निकाल लीजिए, बच्चों का बहुत भला होगा। सीरियसली ये वर्ड यूज़ करें। सो बच्चों, दिस इज़ केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव। सो दिस इज़ फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे भी एनरोल कर चुके हैं, बट जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, दिस कोर्स इज़ फॉर यू पीपल। केमिस्ट्री कोर्स है ये। आप लोग अगर एनरोल करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। कैसे? एक तो आपको सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, आप लोग अपने तरीके से, आपका अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियोज़ को देख के अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। दूसरा, मैं आपको मतलब हर एक चैप्टर के बाद ना बोर्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी। मतलब उस समय जितना बोर्ड क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे करेंगे। हर एक चैप्टर के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेगा। और ऐसा नहीं कि मैं एक बार क्वेश्चन दे दी तो हो गया, नो। मैं बीच बीच में बहुत बार क्वेश्चंस देती हूँ। वीकली एक दिन क्लास हम लोग रखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वीकली एक दिन मैं बोल दी तो मैं एक दिन ही रखूँगी डाउट क्लियरिंग क्लास। ऐसा बहुत बार होता है कि अगर मुझे टाइम मिल रहा है, सुविधा के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और बच्चों से बात करके, मैं हफ्ते में बहुत बार बीच में क्लास भी रख देती हूँ। लाइक समटाइम्स 4 to 5 days इन अ वीक हो जाता है क्लासेस। ओके, सो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो बिल्कुल भी सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से बच्चों को प्रिपेयर करवाएंगे। एग्ज़ाम में टू द पॉइंट कैसे आंसर लिखते हैं, कोई टॉपिक से कितने मार्क्स का, किस टाइप से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, हर चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बहुत सारा सैम्पल पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, 10 years क्वेश्चंस, वर्कबुक, उससे भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब मैं उससे भी आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी, आंसर आप लोगों को बताऊंगी कैसे क्या लिखते हैं। मतलब बोलने का मतलब है ओवरऑल बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लास 10th के लिए प्रिपेयर करवाऊंगी। मैं तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही मेहनत करके लगी हुई हूँ ताकि आप लोगों को मैं बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। बस यही है कि आप लोग ये कोर्स लेते हो तो आप लोग भी उतने ही मेहनत के साथ पढ़ना। ओके, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो टू एनरोल इन दिस केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव फॉर क्लास 10th ICSE, सो लिंक यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो लिंक से आप लोगों को जो भी कोर्स का फ़ीस है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो भी आप लोगों को जानना है, वो लिंक के थ्रू आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर कुछ भी आपके अंदर क्वेरीज़ है कोई रिलेटेड टू कोर्स या जो भी, तो यू कैन व्हाट्सएप इन दिस नंबर। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप लोगों का जो भी क्वेरीज़ है सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव, बाय। ओके, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल, मायोसिस एंड वही है सिग्निफिकेंस उसका, फिर ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मायोसिस का उतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ उसमें अंदर में, जैसे कि डायग्राम हम लोग माइटोसिस में पढ़े थे ना, डायग्राम कोर्स में था, इसमें नहीं है। ठीक है, मायोसिस में नहीं है। चलो देखते हैं क्या है इसमें। सेल साइकिल, देखो सेल साइकिल क्या होता है। साइकिल का मतलब पता है ना, ऐसे हम लोग का वर्ल्ड एक साइकिल की तरह है, कर्मा एक साइकिल की तरह है, सर्कल का बना रही हूँ मैं, लेकिन एक साइकिल की तरह, एक सर्कल भी बोल सकते हो। ऐसे जाओगे आप लोग, जो करोगे आपको पलट के वही चीज़ दोबारा फेस करना पड़ेगा, वही चीज़ आपको मिलेगा। इसलिए बोलते हैं ना कर्मा अपना सही रखना चाहिए। वैसे ही सेल साइकिल जो है, सेल का साइकिल है, जिसमें सेल बहुत सारे इवेंट्स को रिपीट करता है। ठीक है, सेल के अंदर में होता है। तो देखो, अब जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, ध्यान देना, हम लोग अभी सेल डिवीज़न में पार्ट 1 में क्या पढ़े हैं कि एक सेल डिवाइड होके, मतलब वो डिवाइड होता है और उसमें 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीज़न। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न, जो कि माइटोसिस में आता है। ठीक है, पर ये होने से पहले सेल के अंदर में बहुत सारा इवेंट्स होता है, बहुत सारा चेंजेस होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करवाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल है सीरीज ऑफ इवेंट्स। बहुत सारा अंदर में सेल क्या करता है, बहुत सारा चेंजेस लाता है, बहुत तैयारियाँ करता है सेल अपने अंदर में। किससे पहले
सेल डिवीज़न से पहले। मतलब सेल को पता है कि भाई मेरे को डिवाइड कर, आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम देने जाना है, आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना, पास या फेल। तो आप क्या करोगे, एग्ज़ाम देने से पहले पूरा प्रिपेयर करोगे। वैसे ही सेल को सेल डिवीज़न करना पड़ता है, सेल को डिवाइड होकर 2 नया डॉटर सेल्स बनाना पड़ता है। उसके लिए सेल क्या करता है, अपने अंदर में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी प्रिपरेशन, बहुत सारे इवेंट्स लाता है। तो वो जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं सेल के अंदर में बिफोर सेल डिवीज़न, उसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। क्लियर, सेल साइकिल हम लोग उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या लिखी हूँ वो भी थोड़ा देख लो। सेल साइकिल का, सेल साइकिल पहले नीचे वाला देख लो। इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन अ सेल। सेल के अंदर में बहुत सारा इवेंट्स होता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक के बाद एक करके। जिससे क्या होता है, मतलब वो जो अंदर में जो भी इवेंट्स होते हैं, तो वो क्या क्या इवेंट्स होते हैं, मतलब एक होता है G1 एस G2 फेस करके, वो सब इवेंट्स होते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है, मतलब सेल जो अपने आप को प्रिपेयर करवा रहा है सेल डिवीज़न के लिए, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं सेल में। सेल का मास बढ़ जाता है, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन मास एंड साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल में जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो ऑर्गेनल्स होते हैं, वो लोग भी मतलब इंक्रीज हो जाते हैं। सेल का मास बढ़ जाता है। डुप्लीकेशन ऑफ DNA होता है, सोचो DNA डुप्लीकेट होता है। देन उसके बाद डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, फिर जाके डॉटर सेल्स बनते हैं। मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है, एक सेल से जो हम लोग 2 सेल में हम लोग को मिल रहा है ना, तो पहले हमेशा न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, जो कि आप लोग पढ़े थे। ये तो आपका टेलोफेज का है, याद है आपको। पहले न्यूक्लियर डिवीज़न होता था, तो न्यूक्लियस यहाँ चला गया, मतलब यहाँ बन जाता है, न्यूक्लियर डिवीज़न हो गया। फिर जाके ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो फिर जाके 2 हम लोग को डॉटर सेल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर उसी का बात कर रहा है। सबसे पहले सेल के अंदर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या क्या, उसका मास बढ़ जाएगा, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स का मास बढ़ जाएगा, DNA डुप्लीकेट होगा, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और फाइनली हम लोग को 2 डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगे। तो ये सब सीरीज ऑफ इवेंट्स है सेल के अंदर में होता है बिफोर सेल डिवीज़न, बिफोर इट डिवाइड्स टू गिव 2 डॉटर न्यूक्लियस या 2 डॉटर सेल्स। ओके तो एक सेल साइकिल में बच्चों बेसिकली 2 बेसिक फेज होता है, ठीक है। 2 फेजेस होते हैं सेल साइकिल में। एक होता है इंटरफेज, एक होता है माइटोसिस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो सेल साइकिल का बात कर रहा है कि एक सेल 2 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करने से पहले जो प्रिपरेशन करता है, जो उसके अंदर में इवेंट्स चलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। 1 से 2 डॉटर सेल बनाने के लिए, तो यहाँ पर माइटोसिस का ही बात हो रहा है। सेल साइकिल के 2 फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज, एक होता है माइटोसिस। अब इंटरफेज को हम लोग पहले थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, इंटरफेज में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इंटरफेस को स्टडी करना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं बुक भी यूज़ कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें लिखी हूँ, और बुक में भी हम लोग देखते चलेंगे। ये पर्टिकुलर जो बुक है मैं बता देती हूँ, लिविंग साइंस बायो, क्लास 10 लिविंग साइंस बायो, रत्ना सागर, ठीक है। फिर आप लोग पूछोगे कौन सा बुक है, मैं तो पहले ही बता देते हैं, ऐसी ना। ओके 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 सबसे पहले इंटरफेस। अभी आप लोग जब माइटोसिस के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर पढ़े थे इंटरफेज में, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्रोमोसोम में कुछ ऐसे बाहर से कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता। लेकिन बच्चों इंटरफेज के अंदर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ होती है, बहुत सारे फेज होते हैं। उसमें से एक स्टेप होता है रेस्टिंग फेज। पूरा इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज नहीं बोल सकते, तो आप लोगों को ये चीज़ मैं क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है। बहुत जन बोलते हैं इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। नहीं, इंटरफेज में तो 3 से 4 फेज होता है। उसमें से एक होता है रेस्टिंग फेज, उसमें से एक होता है G0 या G0, उसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज, ठीक है। तो इंटरफेज जो होता है, याद रखना है, जो सेल साइकिल को हम लोग जो पढ़े सेल साइकिल के बारे में, लॉन्गेस्ट फेज होता है इंटरफेज। सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज होता है इंटरफेज। कंप्लीटेड। ओके अब इंटरफेज में सेल क्या करता है, मैं आपको बोली, सेल डिवीज़न से पहले वो तैयारी करता है कि नहीं। सेल अपने आप को तैयार करता है डिवीज़न से पहले, सेल अपने आप को प्रिपेयर करवाता है सेल डिवीज़न के लिए। सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीज़न के लिए। इंटरफेज में सेल अपने अंदर बहुत तैयारी करता है। और अगर हम लोग मेटाबॉलिकली देखेंगे तो ये एकदम मोस्ट एक्टिव फेज़ है सेल साइकिल का। मतलब इंटरफेज जो है ना, बहुत ही मेटाबॉलिकली, मतलब सेल के अंदर में बहुत सारे चेंजेस जो आते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज, ठीक है। अब इंटरफेज में बच्चों होता है 3 सब फेजेस। मतलब इंटरफेज के अंदर में 3 फेजेस होते हैं। इंटरफेज के अंदर में कितने फेज होते हैं टोटल? 3 फेज होते हैं, सॉरी। ओके
सबसे पहला फेज जो है वो है G1 या फिर फर्स्ट ग्रोथ फेज। यहाँ पर जो G है वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करवाता है और 1 जो है वो फर्स्ट। तो ये पहला ग्रोथ फेज का बात कर रहा है। तो ये जो G1 है ये फर्स्ट फेज है, आपका फर्स्ट ग्रोथ फेज होता है सेल साइकिल का। इसमें क्या होता है, देखो G1 फेज में ना, मतलब सबसे पहले में स्टार्टिंग में आप सोचो कि DNA बन जाए, तो नहीं, DNA यहाँ पर नहीं बनता। इस स्टेज में, इस फेज में RNA एंड प्रोटीन, ये दो जो कि सेल डिवीज़न के लिए नेसेसरी होते हैं, ये सिंथेसाइज होते हैं, क्योंकि आरएनए एंड प्रोटीन दोनों सेल डिवीज़न के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इस फेज़ में ना आरएनए एंड प्रोटीन ये लोग बनते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चेंजेस आती है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया तो देखो एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। तो ये लोग डिवाइड होते हैं, मतलब ये लोग में चेंजेस आते हैं, ये लोग अपने आप में डिवीज़न लेके आते हैं, मतलब डिवाइड होते हैं। समझ में आया। फिर सेल के अंदर का सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म होता है वो उसका वॉल्यूम डबल हो जाता है, सो द सेल साइज इंक्रीजेस। जैसे कि आपको पता है ये सेल है, और सेल के अंदर में जो जेली जैसा सब्सटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसका वॉल्यूम बढ़ता है, फूल जाता है, तो सेल का साइज भी एकदम फूला फूला बड़ा सा दिखता है, ठीक है। सेल इज़ रेडी फॉर डीएनए सिंथेसिस। यहाँ पर डीएनए बनानी है, सेल बोल रहा है कि इस फेज़ में ये सब बना लेता है, अब आगे वाले फेज़ में वो डीएनए बनाने के लिए रेडी हो जाता है, डीएनए बनाने के लिए रेडी हो जाता है। और शायद मैं एक पॉइंट खा गई क्या, मैं कहाँ से, 1 मिनट रुको बच्चों, 1 मिनट रुकना। हाँ, मैं कोई पॉइंट शायद यहाँ पे मिस कर गई, मुझे लग रहा है। नहीं, सब सही है, सही है, ठीक है, यही होता है। ओके, तो सेल इज़ रेडी फॉर डीएनए सिंथेसिस। और इस फेज़ के बाद, ये पहला ग्रोथ फेज़ को जब क्रॉस कर लेता है सेल, मतलब ये सब चीज़ें जब सेल में हो जाती है, तो सेल ना इसके बाद या तो एस फेज़ में चला जाता है, या फिर रेस्टिंग फेज़, जिसको हम लोग बोलते हैं G0 फेज़। रेस्टिंग फेज़ में या तो सेल चला जाएगा रेस्टिंग फेज़ में। अब रेस्टिंग फेज़ में क्या होता है ना, ऐसा फेज़ होता है रेस्टिंग फेज़ जहाँ पर सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड करना बंद कर देता है, सेल साइकिल नहीं होता, स्टॉप हो जाता है, मतलब सेल साइकिल से वो निकल जाता है और रेस्टिंग स्टेट रहता है, उसका कुछ नहीं करेगा वहाँ पर वो, ठीक है। तो इंटरफेज़ में जो पहला फेज़ था G1 फेज़, उसमें सेल बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करवाता है सेल डिवीज़न के लिए। आरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है, डीएनए नहीं बनता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये लोग अपने आप को डिवाइड करते हैं, सेल का वॉल्यूम बढ़ता है, सेल का साइज़ ज़्यादा दिखने को मिलता है। सेल जो है अब वो डीएनए सिंथेसिस के लिए, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन, उसके लिए वो तैयार हो गया है। अब इस स्टेप के बाद सेल या तो एस फेज़, सिंथेसिस फेज़ में जाएगा डीएनए बनाने, या फिर वो G0 फेज़ में जाएगा, रेस्टिंग फेज़ में जाएगा। अब यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखी हूँ, ठीक है। इंटरफेज़ के लिए बोलते हैं कि वो मोस्ट एक्टिव पोर्शन होता है पूरे सेल साइकिल का, इंटरफेज़ सबसे एक्टिव फेज़ होता है। और इंटरफेज़ में आते हैं G1, S एंड G2 फेज़, मतलब G1 फेज़, S एंड G2 फेज़। G0 को इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि G0 में कुछ नहीं होता सेल के अंदर चेंजेस, उसमें सेल रेस्टिंग फेज़ में चला जाता है। इंटरफेज़ में 3 फेज़ होते हैं, और इस फेज़ में सेल ग्रो करता है, सेल रेप्लिकेट करता है, अपना डीएनए बनाता है, और प्रिपेयर होता है फॉर माइटोसिस रेस्पेक्टिवली। मतलब G1 के लिए सेल ग्रो करता है, G1 फेज़ में सेल ग्रो करता है, एस फेज़ में डीएनए बनता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और G2 फेज़ में वो अपने आप को प्रिपेयर करवाता है माइटोसिस के लिए। द सेल इज डॉर्मेंट ओनली इन G0 फेज। डॉर्मेंट का मतलब इनएक्टिव, तो G0 फेज में ही सेल एकदम इनएक्टिव रहता है। और ड्यूरिंग इंटरफेज सेल इज बिजी इन सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, ट्रांसक्राइबिंग डीएनए इनटू आरएनए, एनगल्फिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल एटसेट्रा। यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि सेल जो है वो G0 फेज में, रेस्टिंग फेज में वो इनएक्टिव होता है, डॉर्मेंट होता है। बाकी जो इंटरफेज है, ये सब जो फेजेस यहाँ पर बता रहा है, उसमें वो कभी प्रोटीन बना रहा है, कभी आरएनए बना रहा है, कभी वो डीएनए बना रहा है, कभी वो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को खा जा रहा है, इंगल्फ कर रहा है, मतलब बहुत सारा प्रोसेस वहाँ पर होता है। ये एक्स्ट्रा में है बच्चों, ठीक है, ये एक्स्ट्रा में मैं लिखी हूँ। अब जीवन के बाद सेल घुसा एस फेज में, सिंथेसिस फेज में। एस फेज को हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज यहाँ लिख दी हूँ मैं। एस फेज को हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में डीएनए बनता है, ठीक है, डीएनए बनता है एंड क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग दिस फेज, बट यहाँ पर दे आर अटैच, मतलब क्रोमोसोम लोग डुप्लीकेट होते हैं, क्रोमोसोम लोग जो होते हैं इस फेज में वो लोग डुप्लीकेट होते हैं,
क्रोमोसोम लोग डुप्लीकेट होते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हो डीएनए डुप्लीकेट होता है, डीएनए बनता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं यहाँ पर किस फेज में, सिंथेसिस फेज में। लेकिन क्रोमोसोम लोग एक दूसरे से अलग अलग नहीं होकर रहते, एक साथ अटैच्ड होकर रहते हैं। इसके बाद आता है बच्चों G2 फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज है ये, ठीक है। सेकेंड जी का हो गया ग्रोथ और फेज। तो इस फेज में, अब इस फेज में क्या होगा, पहला फेज में आप लोग देखे डीएनए नहीं बन रहा था, आरएनए बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वो लोग डिवाइड हो रहे हैं, सेल बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है। और नेक्स्ट फेज जो है एस फेज, सिंथेसिस फेज, उसमें डीएनए बन रहा है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, बढ़ तो नहीं बोलना चाहिए, डुप्लीकेट हो रहा है। G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में अब सेल ग्रोज मोर, makes protein, RNA is synthesized and begins to reorganize its content in preparation for mitosis। G2 फेज में वो अपने आप को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया, अब इस सिंथेसिस फेज में डीएनए बन गया, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया, डीएनए का सपोज ऐसे बोल सकते हो डीएनए डुप्लीकेशन हो गया। अब इस फेज के बाद सेल अपने आप को प्रिपेयर करवाएगा माइटोसिस के लिए, बिकॉज सेल साइकिल में 2 फेज होता है, इंटरफेज, माइटोसिस। इंटरफेज खत्म होने वाला है, अब जब G2 फेज आएगा तो वो माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करवाएगा। तो माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करवाने के लिए सेल के अंदर में क्या क्या होना चाहिए, सेल मतलब थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, प्रोटीन उसमें होना चाहिए, तो प्रोटीन बनता है, आपका आरएनए बनता है इस फेज में। मतलब जो जो चीज़ें चाहिए सेल डिवीज़न में, प्रोटीन चाहिए, आरएनए चाहिए, वो सब चीज़ यहाँ पर बनता है। और सेल क्या करता है, अपने आप को अंदर में रीऑर्गेनाइज कर देता है अपने रिकंटेंट्स को, मतलब सेटिंग कर देता है, वहाँ बैठा देता है, किसी को वहाँ बैठा देता है, अच्छे से तैयारी कर देता है ताकि आगे माइटोसिस प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो। और G2 फेज एंड्स व्हेन माइटोसिस बिगिंस, और G2 फेज के बाद तुरंत माइटोसिस शुरू होता है। तो जैसे माइटोसिस शुरू हो गया मतलब G2 फेज खत्म हो गया। G0 फेज के बारे में थोड़ा सा देख लो, ये रेस्टिंग फेज है, इस फेज में सेल अपने आप को डिवाइड करना रोक देता है, सेल साइकिल को छोड़ देता है, ठीक है। इंटरफेज का जब भी बात आएगा तो याद रखना G1, S एंड G2 फेज, इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं इंटरफेज, इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं बच्चों इंटरफेज। क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। ओके अब आया सेल साइकिल का जो 2 बेसिक फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड माइटोसिस। हम लोग इंटरफेज पढ़ लिए जिसमें तीन उसके अंदर में सब डिवीजन था, सब फेजेस थे। अब आया सेल्फ और माइटोसिस, अब ये सेकेंड फेज जो इसका है वो एम फेज या फिर माइटोसिस। माइटोसिस में आपको पता है पहले न्यूक्लियर डिवाइड होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो माइटोसिस में मेनली न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। न्यूक्लियर डिवीजन में वो कैरियोकाइनेसिस में पढ़े थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पढ़े थे, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ एक्स्ट्रा में लिख दिया है, सेल साइकिल स्टॉप्स परमानेंटली एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ। मतलब ऐसे तो चलो आपका सेल साइकिल हो गया, इंटरफेज हो गया, माइटोसिस हो गया, लेकिन कुछ पॉइंट के बाद, एक टाइम के बाद सेल साइकिल मतलब सेल अपने आप को डिवाइड करना छोड़ देता है, ठीक है। सेल अपने आप को डिवाइड करना छोड़ देता है। अब एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी बुक से, जो अपने आप को छोड़ देता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पर नर्व सेल का, ये कौन सा सेल है, नर्व सेल है। नर्व सेल जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में, बोल रहा है कि वंस फॉर्म्ड इन एम्ब्रियो डू नॉट डिवाइड फर्दर। हमारे ब्रेन में जब हम लोग एम्ब्रियो के फॉर्म में रहते हैं उस समय हमारे ब्रेन में न्यूरॉन जो बन गया, ये न्यूरॉन ऐसा दिखता है, पता है, तो ऐसा दिखता है, ये इस टाइप से एक्सॉन होते हैं, ये उसके डेंड्रन्स डेंड्राइट्स है, इस टाइप से, ये तो एंड टेल है उसका, ठीक है, इस टाइप से रहता है। तो हमारे ब्रेन में वो एक बार जो बन जाता है ना न्यूरॉन, फिर वो और डिवाइड नहीं होता, ठीक है। वैसे ही हमारे जो ब्लड सेल्स हैं भाई, उसका तो आपको पता है टाइम, कुछ टाइम के बाद वो लोग, हम लोग के ब्लड सेल्स लोग मतलब बोल रहा है यहाँ पर कि रिप्लेस होते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है मतलब रिप्लेस हो रहे हैं। ऑल ब्लड सेल्स फॉर्म एंड रिप्लेस द वर्न आउट सेल्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 2 to 3 मिलियन ईच सेकेंड। ईच सेकेंड में 2 से 3 मिलियन ब्लड सेल्स जो ख़त्म हो गए हैं, जो मर गए हैं, जो डेड हो गए हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं नए वाले सेल से। हम लोग का जो सरफेस स्किन सेल है, ये जो हमारा सरफेस चमड़ा है, जो स्किन है, उसका बात कर रहा है, दे आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय अंडरलाइंग सेल। उनको तो कंटिन्यूसली हम लोग का ये अंडर का यहाँ का जो सेल होता है वो रिप्लेस करता रहता है। लीवर सेल्स का बात कर रहा है कि दे डिवाइड वंस एवरी 1 to 2 ईयर टू रिप्लेस डैमेज सेल। लीवर के सेल जो डैमेज हो जाते हैं हर 1-2 साल में वो लोग रिप्लेस होते हैं, एक ही बार, 1-2 साल में एक ही बार वो लोग रिप्लेस होते हैं। अब जो नेक्स्ट है, क्योंकि देखो एम फेज खत्म, इंटरफेज खत्म, सेल साइकिल खत्म। सेल साइकिल में 2 फेज होते हैं, इंटरफेज एंड माइटोसिस। इंटरफेज में पढ़े G1, S एंड G2,
जी नॉट रेस्टिंग फेज होता है उसका, और दूसरा होता है माइटोसिस जिसको हम एम फेज बोलते हैं। माइटोसिस में होता है पहले प्रोफेज, पीएम एट लिखी थी ना मैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस, इस टाइप से। क्लियर? ओके। नाउ मियोसिस। अब आया बच्चों मियोसिस। मायोसिस बोलते हैं इसको, मायोसिस ही बोलूँगी मैं, ठीक है। मायोसिस, मायोसिस में ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है, मतलब उसका डायग्राम जो स्टेप बाय स्टेप जो दिया है ना, वो हम लोगों को उतना कोर्स में नहीं है, बट एक बार ऐसे ही हम लोग देख लेंगे। मायोसिस को हम लोग रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये जो सेल है, ये जो सेल डिवीजन होता है मायोसिस, दो टाइप का होता है सेल डिवीजन, आपको पता है, माइटोसिस एंड मायोसिस। माइटोसिस होता है बॉडी सेल में, सोमैटिक सेल में, ये होता है रिप्रोडक्टिव सेल में। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे मायोसिस के बारे में, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, और मायोसिस से गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म एंड एग बनते हैं। तो ये जो डिवीज़न होता है ना, ये जो सेल डिवीज़न होता है मायोसिस वाला, अरे यार यहाँ देखो, ये जो सेल डिवीज़न है मायोसिस वाला, इसमें अब जैसे आप लोग माइटोसिस में ये पढ़े थे ना, माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होके दो सेल बनता है, लेकिन यहाँ अलग है। मायोसिस में क्या है, एक सेल डिवाइड होके 4 ठो डॉटर सेल देगा, 1 2 3 4, ठीक है। माइटोसिस में क्या पढ़े थे, एक सेल है वो डिवाइड होके 2 सेल दिया, और सब डिप्लॉयड है, मतलब वहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन होता है। यहाँ पर अगर 46 क्रोमोसोम है तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम, इसमें भी 46 क्रोमोसोम, ये होता है माइटोसिस में। लेकिन मियोसिस में या मायोसिस में ऐसा नहीं होता। मायोसिस में अपना मेन पेरेंट तो डिप्लॉयड है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2n, लेकिन जो 4 ठो डॉटर सेल्स ये प्रोड्यूस करता है वो लोग हैप्लॉयड होते हैं, उनमें आधे आधे क्रोमोसोम होंगे, 23 23 23 23, दैट मीन्स हैप्लॉयड। तो आधे हो जाते हैं ना, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। सो मायोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ये एक ऐसा टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम सिर्फ एक बार डिवाइड होता है। क्रोमोसोम का डिवीजन एक ही बार होता है। जो क्रोमोसोम होते हैं, जो इस टाइप से क्रोमोसोम दिखते हैं, वो लोग एक ही बार डिवाइड होते हैं, अलग अलग वो लोग एक ही बार होते हैं। लेकिन जो साइटोप्लाज्म है ना, कहाँ गया, या क्रोमोसोम एक ही बार डिवाइड होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो 2 बार डिवाइड होता है। न्यूक्लियर डिवीजन 2 बार होता है, सोच लो, न्यूक्लियर डिवीजन, ये जो न्यूक्लियर डिवीजन ऐसे ऐसे हो रहा था ना, ऐसे गोल गोल अलग से बन जा रहा था, वो बोल रहा है 2 बार होता है, इसीलिए 4 ठो बनते हैं, देखोगे आप लोग, ठीक है। सो मायोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम एक बार डिवाइड होगा, लेकिन न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड होगा, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल्स में पूरा हाफ हो जाएगा, रिड्यूस टू हाफ। हम लोग में 46 होता है, लेकिन जब मायोसिस होता है तो वहाँ पर जो 4 ठो डॉटर सेल्स बनते हैं वो लोग हैप्लॉयड हो जाते हैं। मायोसिस कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में, इंपॉर्टेंट है। दैट प्रोड्यूसेस गैमेट, रिप्रोडक्टिव सेल लोग गैमेट्स बनाते हैं, और गैमेट्स हम लोग किसको बोलते हैं, स्पर्म एंड ओवा, या फिर एग को हम लोग बोलते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट रेड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो पूरे आधे हो जाते हैं। पेरेंट में अगर 46 है, 2n है, तो डॉटर सेल्स में वो हैप्लॉयड हो जाता है, पूरा उसका आधा हो जाता है। हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मैं यहाँ पर लिख दूँ, हैप्लॉयड नंबर लिखूँ, इसका मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि सपोज ये एक स्पर्म बना, ये एक स्पर्म है और ये एक एग है। स्पर्म हैप्लॉयड है, मतलब इसमें हाफ क्रोमोसोम है 23, एग में हाफ क्रोमोसोम है 23। लेकिन हम लोग को पता है कि जब ये दोनों जब फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो एम्ब्रियो बनता है, बेबी बनता है। तो बेबी बनेगा तो यहाँ से इसका 23 आ जाएगा, इसका 23 आ जाएगा, मतलब 46 क्रोमोसोम डिप्लॉयड हो जाएगा। और ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम ही होता है, डिप्लॉयड ही होता है। हमारे बॉडी में ह्यूमन बींग्स कंटेन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 46 नंबर, अगर एग्जाम में नंबर पूछेगा तो 46, पेयर पूछेगा तो 23 आएगा। व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज, मेल एंड फीमेल गैमेट मतलब स्पर्म और एग जब फ्यूज होते हैं फर्टिलाइजेशन के समय, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, तो उस समय जो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर होता है वो रिस्टोर हो जाता है। मतलब पहले वो आधा हो गया था, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो 23 मिलके 46 बनते हैं, तो रिस्टोर हो जाता है। और हम लोग में जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, कैसे हैं वो, 22 पेयर ऑटोजोम्स है, पूरे एक जैसे दिखते हैं। 22 पेयर जो है वो एग्जैक्टली मतलब एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि ऐसे ऐसे करके क्रोमोसोम होगा ना, इस टाइप से रहते हैं वो 22 पेयर, एक फादर का एक मदर का रहता है।
हम लोग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, सपोज ये एक पेयर है, एक पेयर में एक फादर का है, एक मदर से हम लोग को मिला है, ठीक है। तो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसे रहते हैं नॉर्मली, एक जैसे दिखते हैं, मैं आगे सेकंड चैप्टर में बताऊंगी आपको। लेकिन जो 23वां नंबर पेयर होता है वो हम लोग का जेंडर डिटरमाइन करता है, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो जेंडर डिटरमाइन करता है। अगर लड़की होगी तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा, अगर बॉय या फिर आदमी है तो एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल में क्रोमोसोम कैसे होते हैं, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम सेम होते हैं, 22 पेयर पूरे सेम होंगे, उसको हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं। और जो लास्ट पेयर है 1 पेयर, 22 प्लस 1 23, वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, आदमियों में एक्स वाई, लड़कियों में एक्स एक्स। ओके, अब ये जो मायोसिस है बच्चों, ये मायोसिस में होता है 2 न्यूक्लियर डिवीजन, 2 न्यूक्लियर डिवीजन होता है। कितना, 2 पढ़े हो ना, क्रोमोसोम एक ही बार डिवाइड होगा लेकिन न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड होगा, तो 2 न्यूक्लियर डिवीजन होता है। पहला वाला को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मायोटिक डिवीजन, दूसरा वाला को सेकेंड मायोटिक डिवीजन। पहला वाला जो डिवीजन है उसको बोलेंगे रिडक्शन डिवीजन भी दूसरा नाम है, और दूसरा वाला जो है वो इक्वेशनल डिवीजन, मतलब पहला वाला तो रिडक्शनल मायोसिस होगा जो आप लोग पढ़े हो, दूसरे प्रोसेस में माइटोसिस होगा यहाँ पर, ठीक है, दूसरे प्रोसेस में माइटोसिस होगा। तो हम लोग भी एक एक करके पढ़ेंगे दोनों स्टेप। सो मायोसिस में नॉर्मली देखो, अब यहाँ पर बोल रहा है ना नॉर्मली कि 2 न्यूक्लियर डिवीजन होता है, 2 न्यूक्लियर डिवीजन मतलब एक न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यहाँ पर 2 बार हो रहा है तो 2-2 बार ये प्रोसेस होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 2-2 बार होगा। एक बार सपोज एक बार हो गया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, फिर दोबारा से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ऐसे होता है। तभी बोल रहा है कि 2 न्यूक्लियर डिवीजन होता है। अब समझ में आया। और ड्यूरिंग मायोसिस के समय डिप्लॉयड नंबर से, पेरेंट है डिप्लॉयड नंबर, पेरेंट मतलब हमारा जो गैमेट है, गैमेट बोल रही हूँ, मेल में टेस्टिस है, फीमेल में जो ओवरी है, वो लोग डिप्लॉयड हैं, लेकिन वो लोग जो डॉटर सेल्स बनाएंगे वो हो जाएगा हैप्लॉयड, एन। डिप्लॉयड मतलब 2n46, एन मतलब उसका आधा। इफ़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम वुड डबल, लेकिन अगर ऐसे होता, सपोज मायोसिस में जो 4 ठो ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं, मायोसिस में मिलते हैं ना 4 ऑफस्प्रिंग्स, अगर सब में 46 46 46 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता, सपोज ये एक स्पर्म का है 46 है और वो मिला एग से, एग में भी सपोज 46 है, तो वही तो डबल हो जाता, 92 हो जाता। 92 हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम 92 नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में सिर्फ और सिर्फ कितने हो सकते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। सो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएगा तो ऑफस्प्रिंग सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, ठीक है। तब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट मायोटिक डिवीजन, फर्स्ट मायोटिक डिवीजन, फर्स्ट मायोटिक डिवीजन को हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, फर्स्ट मायोटिक डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अबाउट होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम बच्चों हम सबके अंदर प्रेजेंट है। होमोलोगस क्रोमोसोम एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, जैसे ये आपको यहाँ पर दिख रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम, ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है, दिस क्रोमोसोम पेयर कंटेन 1 क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर एंड 1 फ्रॉम द मदर, एक फादर की तरफ से आता है, एक आता है मदर की तरफ से। दे आर नॉट आइडेंटिकल, और ये लोग जो होते हैं ना वो लोग एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। एक जैसे नहीं होते हैं का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है कि इनका लेंथ तो एक जैसा होता है, ठीक है, जीन पोजीशन और इनका लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर ये भी इनका मतलब सिमिलर होता है, लेकिन जीन में अलग अलग एलिलीज होती है। बोलने का मतलब है जैसे कि इनका लेंथ सपोज एक जैसा है, जीन का पोजीशन, अब सपोज यहाँ पर आँख का कलर ऑफ द आई यहाँ पर है, तो इसमें भी वो कलर ऑफ द आई इधर साइड में ही रहेगा, यही उसका पोजीशन है। लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ जीन, सेंट्रोमियर का लोकेशन वो भी सेम होगा, जैसे कि इसका सेंट्रोमियर यहाँ है तो इसका भी इसी के बराबर लेंथ है, उसी के बराबर सेंट्रोमियर है, और जीन का पोजीशन भी एक जैसा रहेगा। सपोज कलर ऑफ द आई, आँख का कलर का बात हो रहा है, इसका अगर यहाँ पर सिचुएटेड है तो इसका भी यहाँ पर सिचुएटेड होगा, ठीक है। लेकिन वो कलर ऑफ द आई दे में डिफर, इट कंटेन्स डिफरेंट एलिलीज, ठीक है, मतलब जैसे कि किसी में ग्रीन है, किसी में ब्राउन है, इस टाइप से वो अलग एलिली के बारे में देखो बच्चों आप लोग पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट इन द सेंस हेरिडिटी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 जेनेटिक्स, उसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग समझोगे। तो यहाँ पर ये जान लो आप लोग कि ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर है, एक मदर से मिला, एक फादर से मिला है, ठीक है। इनका लंबाई सेम है, लोकेशन इनका सेंट्रोमियर का लोकेशन सेम है, ये सेंट्रोमियर है, और पोजीशन ऑफ इनका जो जीन है वो सेम होता है। जीन एक जैसा सेम नहीं है, यहाँ पर पोजीशन ऑफ जीन सेम है। जीन क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो हम लोग को
फादर से या पेरेंट से हम लोग को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं जीन, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, देखो पहला मायोटिक डिवीज़न है, ये मियोसिस 1 जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये लोग सब एक साथ आते हैं और जोड़ा में यहाँ पर ये लोग बैठ जाते हैं, मतलब जोड़ा में दे लाई इन पेयर्स। होमोलोगस chromosomes come together and lie in pairs. Each chromosome carefully aligns with its homolog partner so that the two match up at corresponding positions along their full length. Pairing of homologous chromosome is known as synapses and the pair is known as bivalent. यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि पहले तो देखो जो क्रोमोसोम है वो किस टाइप से रहते हैं, कुछ इस टाइप से रहते हैं। डायग्राम दिखा देती हूँ, डायग्राम हम लोग को बनाना नहीं है, बस समझना है। जैसे कि पहले तो जो क्रोमोसोम होते हैं इनका भी इंटरफेस होता है, पहले वो लोग अपना अलग अलग क्रोमैटिन फाइबर इस टाइप से नेटवर्क में वो लोग रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोमोसोम विथ 1 क्रोमाटिड, एक ही क्रोमाटिड है क्रोमोसोम में, एक ही क्रोमाटिड है, क्लियर, एक ही क्रोमाटिड है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे आगे आगे स्टेप बढ़ता है तो यहाँ पर बोल रहा है ये लोग जो होते हैं ये लोग अपने आप को कंडेंस करते हैं, पास पास आते हैं, थिक हो जाते हैं और वो लोग ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम की तरह अपने आप को वो लोग पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो लोग पास पास आते हैं और वो लोग इससे पेयरिंग कर लेते हैं। जैसे कि ये ऊपर का 2 नीचे का 2, यहाँ बताती हूँ यार, हाथ से क्या बता पाऊँगी। ओके, अब जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, ये सिस्टर क्रोमाटिड एक हो गया, ये एक सिस्टर क्रोमाटिड, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसका एक और पेयर आएगा, ये रहा, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर बोल रहा है ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये लोग अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और ये लोग पेयर में आते हैं, जोड़ा में आते हैं। जैसे ये वाला ऐसे जोड़ा में आया, ये जो पेयरिंग है क्रोमोसोम का, होमोलोगस क्रोमोसोम का, इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस। सिंपल सा चीज़ है। एंड ये जो पेयर बना है इसको बोलेंगे बाईवेलेंट, पेयर को बोलते हैं बाईवेलेंट, ठीक है। क्रोमोसोम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पेयर करते हैं अपने आप को, वो लोग पेयर करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम लोग अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और वो लोग अलाइन हो जाते हैं पेयर में। ये जो पेयरिंग हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस, और ये जो पेयर है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों बाईवेलेंट। अभी इसके बाद क्या होता है, बेसिकली each chromosome continues to shorten and thicken, each chromosome split lengthwise into 2 chromatids। मतलब अब ये जो क्रोमोसोम लोग हैं इनमें कुछ कुछ चेंजेस आएंगे, ये लोग थोड़े से नाटे छोटे से होते हैं ये लोग, और ये क्रोमोसोम लोग थोड़ा सा अपना क्रोमाटिड को फैला लेते हैं, कुछ इस टाइप से अपने क्रोमाटिड्स को ये लोग फैलाते हैं। जैसे कि ये एक क्रोमोसोम हो गया, अब ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम, थोड़ा सा दूर दूर ये लोग अपने आप को ऐसे कर देते हैं, फैला लेते हैं, ठीक है। ये और ये सिस्टर क्रोमाटिड है, ये और ये सिस्टर क्रोमाटिड है। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जो क्रोमोसोम लोग है दे स्प्लिट लेंथवाइज इनटू 2 क्रोमाटिड्स सच दैट ईच होमोलोगस पेयर नाउ हैज़ 4 क्रोमाटिड। मतलब ना टेट्राइड का यहाँ पर बात कर रहा है, मैं यहाँ पर बता देती हूँ मैं यहाँ पर क्या लिखी हूँ, टेट्राइड का वही चीज़ मैं लिखी हूँ। अभी जो क्रोमोसोम का जो ये असेंबली जो होता है ना, असेंबलेंस जिस टाइप का, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों टेट्राइड। 4 ठो रहता है उसमें, सिस्टर क्रोमाटिड टोटल 4 है। यहाँ पर देखोगे तो वो लोग इस टाइप से, ये हो गया एक क्रोमोसोम, ये हो गया एक क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम सपोज ये है और ये क्रोमोसोम सपोज ये है, ये लोग इस टाइप से रहते हैं। टोटल हो जाते हैं 4 इनमें सिस्टर क्रोमाटिड, इसलिए इसको हम लोग टेट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, टेट्राइड हम लोग इसको बोलते हैं। अब इसके बाद ये लोग क्या करेंगे, देखो अब जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड मतलब अब ये एक क्रोमाटिड है, ये और ये लोग सिस्टर क्रोमाटिड है, ये दोनों बहन बहन है, और ये क्रोमाटिड और ये क्रोमाटिड बहन है। तो ये क्रोमोसोम लोग क्या करते हैं, वहीं पर ये म्यूसिस प्रोसेस में ये वाला क्रोमाटिड और ये वाला क्रोमाटिड, ये लोग तो नॉन सिस्टर हुए, बहन बहन तो ये लोग हैं, ये लोग बहन है, ये और ये बहन, ये और ये बहन। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड लोग होते हैं ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे में इस टाइप से थोड़ा सा रिजॉइन करने का मतलब थोड़ा सा फैलते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे करके रिजॉइन होते हैं, ठीक है। ये जो रिजॉइन हो रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर या फिर चायस्माटा फॉर्मेशन, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर या फिर चायस्माटा फॉर्मेशन, जब ये क्रॉसिंग ओवर होता है तो इस प्रोसेस में क्या होता है ना, इसका जीन्स इसमें चला जाता है, इसका जीन्स इसमें चला जाता है। मतलब ये सपोज फादर का है, ये है मदर का जीन, ठीक है। ये फादर का जीन है दोनों और ये मदर का जीन है, तो फादर और मदर के जीन के बीच में से एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होने से जीन्स भी इधर उधर चला जाते हैं, फादर का मदर पे आ जाता है, मदर का फादर पे आ जाता है। ये लोग कुछ इस टाइप से दिखते हैं। देखो ये सिस्टर क्रोमाटिड यहाँ बना है, इसका सिस्टर यहाँ बना है, लेकिन इधर का जीन रेड वाला इधर आ गया तो ये ऐसे बन गया। फिर ये हो गया एक सिस्टर क्रोमाटिड,
ये हो गया लाल वाला सिस्टर क्रोमाटिड, लेकिन इधर का ब्लू वालापन इसमें आ गया है क्योंकि ये लोग अपना इसमें आ गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ये लोग क्या करे हैं, अपने आप का से थोड़ा सा फैलाए, स्प्लिट किए, होमोलोगस पेयर आए सामने सामने, वो लोग इस टाइप से अपने आप को अरेंज किए, इस टाइप से कुछ ऐसे वो लोग अरेंज किए। उसके बाद वो लोग ऐसा क्रॉसिंग ओवर करे। क्रॉसिंग ओवर करने से क्या होता है ना, इसका जीन इसके अंदर चला जाता है, इसका जीन इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। इसकी वजह से जेनेटिक एक्सचेंज होता है, इसीलिए बोलते हैं पेरेंट्स के अगर सपोज 2 बच्चे हैं तो दोनों अलग अलग दिखते हैं, पेरेंट्स से भी अलग दिखते हैं और खुद से भी अलग अलग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार अलग अलग तरीके से क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ जीन होता है। कभी इधर हो गया तो कभी इधर साइड हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, तो अलग अलग तरीके से क्रॉसिंग ओवर होता है। और जब ये क्रॉसिंग ओवर होता है तो इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से बोल रहे हैं न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाते हैं। वहाँ पर ही मतलब सेल के अंदर में न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये लोग हो जाते हैं गायब, ठीक है, ये लोग हो जाते हैं गायब। देन द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से फिर ये लोग सेपरेट हो जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम के मेंबर्स है ये लोग एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे और ये लोग ऑपोजिट पोल्स की तरफ भागेंगे। जब ये लोग ऑपोजिट पोल्स की तरफ भाग जाएंगे तो फिर से आ जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे टेलोफेज में आप लोग पढ़े थे, जिसकी वजह से 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। तो नॉर्मली क्रोमोसोम जो थे वो लोग अपने आप को इस टाइप से पेयरिंग करे होमोलोगस क्रोमोसोम की फॉर्म में, अट्रैक्ट करे एक दूसरे को। देन उसके बाद का स्टेप में क्या हो गया, ये लोग अपने आप को अरेंज करते हैं इस टाइप से, मतलब वहाँ स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर। आपको डायग्राम तो नहीं पढ़ना है, डायग्राम कोर्स में नहीं है, बस नॉर्मली समझो। बीच में ही वो लोग का चायस्माटा फॉर्मेशन हो जाता है, वो लोग ऐसे एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल, क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो चायस्माटा फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में। ओके उसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम्स लोग अलग अलग कोना में सेपरेट होकर भाग जाते हैं। ये वाले यहाँ भाग जाते हैं और ये वाले इधर कोना में आ जाते हैं। क्लियर? इतना ये लोग आ गए। बीच में हो रहा था कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जा रहा है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हो रहा है कि न्यूक्लियोलस वापस आ जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जा रहा है, ठीक है। और ये न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पर होने वाला था, अभी देख लो यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। ओके इस टाइप से यहाँ पर हुआ मायोसिस वन में, मतलब मायोसिस 1 में आप लोगों को ये देखना है यहाँ पर क्या क्या स्टेप हो रहा है। डायग्राम तो देखोगे तो कोर्स में नहीं है, आप लोगों को डायग्राम नहीं प्रैक्टिस करना है, जो जो चीज़ें मैं बताई हूँ। क्योंकि देखो बच्चों, अभी मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ का नोट्स और डायग्राम देख के तो बहुत ही उल्टा उल्टा मुझे भी फील हो रहा है। इसलिए जो मैं आप लोगों को वापस से भी बता रही हूँ उसी को थोड़ा ध्यान से दे देना आप लोगों का मतलब सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला था, सबसे पहले ये रहा होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में बताया था। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम लोग हैं ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक साथ आते हैं और पेयर बना के ये लोग रहते हैं, जोड़ा जोड़ा में ये लोग रहते हैं। एक दूसरे के साथ जोड़ा जोड़ा में रहने के बाद ये लोग एक दूसरे के ऐसे पास पास आके ऐसे करके फैलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, मतलब इस टाइप से अरेंज होते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आपका सिनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है, सिनेप्सिस बोलते हैं। और हम लोग ये पेयर को बोलते हैं बाइवेलेंट पेयर। क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट पेयर। अब इसी स्टेप में देखोगे तो यहाँ पर 4 ठो सिस्टर क्रोमाटिड दिख रहा है, 1 2 3 और ये 4। तो हम लोग इसको टेट्राइड बोलते हैं। ये लोग अपना ना ऐसे लेंथ वाइज ऐसे फैलते हैं, थोड़ा फैलने के बाद ये लोग ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके क्रॉसिंग ओवर करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं, जिससे इसका जीन यहाँ चला जाता है, इसका जीन यहाँ आ जाता है। मतलब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि यहाँ पर मैं दी हूँ, जिसको हम चायस्माटा फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी वजह से बच्चे लोग अपने पेरेंट्स से अलग अलग दिखते हैं, बच्चे लोग खुद अपने सिबलिंग्स से अलग अलग दिखते हैं। क्रॉसिंग ओवर की वजह से न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है। उसके बाद ये जो मेंबर है होमोलोगस क्रोमोसोम के, ये लोग हो जाते हैं सेपरेट। एक होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे करके ये लोग पेयर में थे, ये लोग हो जाएंगे बच्चों सेपरेट होकर ये लोग अलग अलग पोल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर फिर से न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन आ जाता है 2 जगह में, और वहाँ पर हम लोग को मिलता है 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ओके सो मियोसिस 1 में ये होता है बच्चों नॉर्मली, ये सब डायग्राम एक बार इग्नोर करो, शायद आपको रफ वर्क लगता होगा। मियोसिस 1 में आप लोगों को मैं क्या बताई थी, होमोलोगस क्रोमोसोम के मेंबर्स ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। ये रहा होमोलोगस क्रोमोसोम, अब इसके मेंबर्स लोग ऐसे सेपरेट हो जाते हैं और दूर दूर अपोजिट पोल्स में पहुंच जाते हैं, ठीक है। साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपियर होने लग जाता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लियाई। अभी डॉटर न्यूक्लियाई पूरा बना नहीं है पूरी तरह से 4, अभी हम लोग ये स्टेप में,
इसके बाद है म्यूसिस 2। अब सेकंड म्यूसिस, ये रहा म्यूसिस 2। म्यूसिस 2 में क्या होता है, अब ये जो ईच क्रोमोसोम के हर एक क्रोमोसोम में देखो दो दो सिस्टर क्रोमाटिड है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस क्रोमोसोम में एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो हर एक क्रोमोसोम में जो उसके जो क्रोमाटिड्स लोग हैं, अब वो लोग सेपरेट होकर ऑपोजिट पोल जाएंगे। मतलब देखो ये सेपरेट होकर कैसे ऑपोजिट ऑपोजिट पोल चला गया, ये वाला 20 से टूटा, ऑपोजिट ऑपोजिट पोल चला गया। वैसे ही ये 20 से स्प्लिट हुआ, ऑपोजिट ऑपोजिट पोल चला गया। अब ये लोग टूट के ऑपोजिट पोल में जाएंगे। पहले जो क्रोमोसोम था वो लोग क्या किए थे, वो लोग ऑपोजिट पोल्स में गए थे, प्रॉपर जो एक क्रोमोसोम दिखता है वैसा। उस स्टेप के बाद जो क्रोमोसोम है वो 20 से टूटेगा और ऑपोजिट ऑपोजिट पोल में वो लोग स्प्लिट आउट होके कोना कोना में चले जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखोगे जैसे ये स्टेप में हम लोग आ गए। अब ये स्टेप के बाद क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा अच्छे से रीअपियर हो जा रहा है। यहाँ पर देखो ये रीअपियर हो जा रहा है, इसके लिए यहाँ ऐसे रीअपियर हो जा रहा है और इसके लिए यहाँ पर ऐसे रीअपियर हो जा रहा है। ठीक है, और आप लोग देखोगे ये पूरा 20 से लोग डिवाइड हो जाएंगे, मतलब साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा। और हम लोगों को इसका बन गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो टोटल हम लोग को 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल यहाँ पर देखने को मिला है। स्टार्ट किए थे हम लोग एक से, स्टार्ट हम लोग किए थे एक डॉटर, एक पेरेंट सेल था। ठीक है, जो कि नॉर्मली बोलोगे तो डिप्लॉयड ही रहता है। फिर उसमें चेंजेस आए, उसे क्रोमोसोम लोग के जो होमोलोगस पेयर थे वो लोग साथ साथ आए, वो लोग ऐसे वहाँ पर अलाइन हुए टुगेदर, वो लोग पेयर बना बना के अलाइन हुए, स्पिंडल फाइबर में वो लोग अपने आप को अरेंज किए। फिर होमोलोगस पेयर लोग सेपरेट हो गए, पहले वो लोग अरेंज किए, फिर होमोलोगस पेयर लोग सेपरेट हो गए। इन दोनों इस कोना में चले गए, इन दोनों इस कोना में आ गए। ठीक है, उसके बाद अब ये जो हर एक क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम, अब ये लोग 20 से टूटेंगे, हर एक क्रोमोसोम 20 से अब स्प्लिट आउट होगा। अब इसके सिस्टर क्रोमाटिड्स लोग अलग अलग कॉर्नर में ऑपोजिट पोल्स में चले जाएंगे। ये टूटा तो ऐसे ऐसे गए, ये टूटा तो ऐसे ऐसे गए, ये टूटा तो ऐसे ऐसे गए, ये टूटा तो ऐसे ऐसे गए। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा उन लोगों के चारों तरफ में, साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा और हम लोग को रिजल्ट में क्या मिलेगा, हम लोग को 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स हम लोग को मिलेंगे। और हर सेल जो होते हैं वो लोग होते हैं बच्चों हैप्लॉयड। हैप्लॉयड का मतलब होता है हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी हाँ, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉयड में होता है 2n दैट इज 46, हैप्लॉयड में होता है n दैट इज 23। डायग्राम को देख देख के थोड़ा सा समझोगे, जो मैं जिस तरीके से बताई हूँ तो क्लियर होगा, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस का इम्पॉर्टेंस, मियोसिस से क्या होता है। सबसे पहली बात, मियोसिस से हम लोगों में अपने पेरेंट्स से चेंजेस जो हम लोगों को देखने को मिलता है, लाइक जीन वेरिएशन होता है, जीन वेरिएशन होता है। सबसे पहला गैमेट वेरिएशन, या फिर आप लोग बोल सकते हो जीन वेरिएशन भी होता है। अब जैसे कि पेरेंट्स से उनके बच्चे कितने डिफरेंट दिखते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे दिखते नहीं, अलग दिखते हैं, तो वो होता है ड्यू टू मियोसिस। सिबलिंग्स लोग कितने अलग दिखते हैं, भाई बहन लोग कितने अलग दिखते हैं, वही पेरेंट्स से हुए हैं। तो ये सब प्रोसेस, ये सब जो वेरिएशन देखने को मिलता है दैट इज़ ड्यू टू मियोसिस। तो मियोसिस से तो पहली बात गैमेट्स में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। दूसरी बात, इसमें जो और चीज़ देखने को मिलता है दैट इज़ ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशन। मतलब गैमेट तो अलग टाइप का हम लोग को हर केस में गैमेट्स अलग अलग टाइप का देखने को मिलेगा। दूसरा क्या देखने को मिलता है, ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशन देखने को मिलता है। भाई बहन लोग जो अलग अलग होते हैं वो अलग अलग गैमेट्स होता है, बोल के भाई बहन लोग पेरेंट्स से और खुद से भी अलग अलग दिखते हैं। फिर इट प्रिवेंट्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मियोसिस, मियोसिस की वजह से वो क्रोमोसोम 96 नहीं हो जा रहा है, ठीक है, 46.92 नहीं हो जा रहा है ना। मियोसिस हो रहा है तो पहले वो लोग हैप्लॉयड हो गए, हैप्लॉयड से जब फ्यूज़न हुआ दोनों गैमेट का तो वो लोग डिप्लॉयड हो गए। मियोसिस नहीं होता तो स्पर्म भी 46 क्रोमोसोम, एग भी 46 क्रोमोसोम, दोनों मिलकर 92 क्रोमोसोम बना देते। तो स्पीसीज़ का स्टेबिलिटी कहाँ से मेंटेन होता, हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रेड्यूस टू हाफ इन दी डॉटर सेल। यस, मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल में आधा हो जाता है, हैप्लॉयड बन जाते हैं वो लोग, आधा हो जाता है। देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड सेक्स सेल्स। डेफिनेटली इसमें मियोसिस की वजह से हैप्लॉयड सेल हम लोग को देखने को मिला है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर पूरा आधा है, जो कि क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो डिप्लॉयड में बदल जाता है। क्लियर। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस एंड व्हाट, मायोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस एंड मायोसिस में डिफरेंसेस हम लोग को पूछता है एग्जाम में। बहुत सिंपल है, माइटोसिस में हम लोग पढ़े हैं बॉडी सेल में होता है या फिर सोमैटिक सेल में, मायोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। माइटोसिस जो है उसमें 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन मायोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो, माइटोसिस में दोनों डॉटर सेल्स डिप्लॉयड होते हैं
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, माइटोसिस में ये पॉइंट लिख सकते हो कि माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो लोग में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। मायोसिस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स, मायोसिस में 4 डॉटर सेल्स। फिर माइटोसिस एज कम्पेयर टू मायोसिस थोड़ा शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है, मायोसिस में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, और आप लोग मायोसिस में क्रॉसिंग ओवर वो चायस्माटा फॉर्मेशन पढ़े थे ना, लेकिन माइटोसिस में पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हो। तो आप लोग ऐसे पॉइंट्स लिख के इनमें डिफरेंसेस बता सकते हो, एग्जाम में आता है बच्चों ये, ठीक है, एग्जाम में ये चीज़ आता है। तो अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग का ये चैप्टर भी यस ख़त्म हो गया। उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर है जो भी है, फिर आपका ह्यूमन क्रोमोसोम है, सेकंड चैप्टर आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, मैं उसके लिए एक अलग सा वीडियो बना लूँगी, क्वेश्चंस मैं दे भी दूँगी, फिर जहाँ पर जो डाउट होगा हम लोग उसको क्लियर करेंगे। तो बच्चों अच्छे से आप लोग इस वीडियो को देखो, समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रिपीट करके आप लोग इसको देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10th है बच्चों। सीरियसली आप लोगों को थोड़ा सा अब पढ़ाई को सीरियसली लेना पड़ेगा, से हल्का में मत लो। हर एक चैप्टर को मैं जैसे जैसे आप लोगों को बना बना के दे रही हूँ ना, वैसे आप लोग उसको देख के समझ के बार बार रिपीट मोड में देख देख के कंप्लीट कर लो, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, गो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, बोर्ड्स में किस टाइप से रिपीट हुआ है, या जो भी क्वेश्चंस पूछा है, फिर वो सब हम लोग करेंगे, ओके। सो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।